क्या संकेत कर रहा है यह मतदान का प्रतिशत, किस ओर जा रहा है राजस्थान की जनता का रुख, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और A1 टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है A1 टीवी में। सर, इस बार लोकतंत्र का महापर्व, जिस प्रकार से तूफानी रैलियां हुई, जनसभाएं हुई, रोड शो हुई, प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाला, खड़गे ने मोर्चा संभाला, राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला, युद्ध स्तर पर प्रचार किया गया, जनता ने भी अपना मैंडेट दे दिया है, ईवीएम में कैद हो चुका है। हालांकि नतीजा 3 दिसंबर को सामने आने वाला है, लेकिन अगर संकेतों में बात की जाए तो जो ये मतदान का प्रतिशत है, जो फ्लो बढ़ रहा है लगातार, इस फ्लो को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, 2013 में मतदान हुआ था 75.7%। इतिहास का सबसे ज्यादा मतदान 2013 का 75.7% था जी। और पिछले चुनाव में 2018 में 74.6% जी, 1.1% कम था जी। और 2013 में जब 75% से ऊपर था मतदान तो बीजेपी की सरकार आई थी जी। और जब 2018 में जब 74% आया जी मतदान, यानी 1% गिरा करीब करीब जी, तो आधा प्रतिशत के फर्क से 27 सीटों पर फर्क हुआ जी। और 27 सीटों के फर्क से कांग्रेस सरकार आ गई जी। वोटों का अंतर आधा प्रतिशत था पिछली बार जी, बीजेपी कांग्रेस के बीच में जी। अब इतनी जबरदस्त वोटिंग हुई आज, इतना जबरदस्त उत्साह लोकतंत्र के पर्व में को मनाने के लिए जी, शायद ये वोटिंग प्रतिशत जो है 2013 के 75.7 से बढ़कर के शायद 77 तक पहुंच जाए जी। इस बात की पूरी संभावना लग रही है। बिल्कुल। इतिहास का सबसे बड़ा मतदान प्रतिशत राजस्थान का होने वाला है इस चुनाव में, ये एक महत्वपूर्ण बात है और इसके एक से ज्यादा कारण है जी। आमतौर पर किसी एक पार्टी की लहर आती है तो मतदान प्रतिशत बढ़ जाता है जी। कोई थॉट प्रोवोकिंग विषय होता है, बिंदु होता है, मुद्दा होता है, तो लोग घर से निकल कर मतदान करते हैं जी। आज आश्चर्य की बात यह देखने में आई है कि पहले की तरह लोगों को घर घर गाड़ी भेज करके निकालने की कवायद कम हुई है पहले के मुकाबले जी। गांव में हुई होगी जी, पर शहरों में तो लोग खुद निकल के गए जी, और खुद जा करके अपने आप घर से निकल के वोट डाले हैं। और अभी 6 बजे के उपरांत भी जयपुर जैसे शहर में सांगानेरी गेट पर ऐसे बूथ हैं जिनमें मतदाता अभी मौजूद हैं और 7 बजे तक, 7:30 बजे तक मतदान चलते रहने की संभावना है जी। तो ये जो उत्साह है, ये जो जोश है, ये आज से पहले कल तक दिखाई नहीं दे रहा था किसी को जी। ये मैं खास बात रेखांकित करना चाहता हूं कि इस चुनाव में भले रैलियां हो रही थी, प्रधानमंत्री मोदी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खड़गे, अशोक गहलोत और अमित शाह, जेपी नड्डा, सुबह से शाम तक जी तोड़ मेहनत की है दोनों पार्टियों ने जी। लेकिन सुनने आ रहे थे लोग, और जो सुनने नहीं आ रहे थे, मैं सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें लाइव टेलीकास्ट होती है मोदी की रैली या राहुल गांधी की रैली या अशोक गहलोत की सभा जी, तो लोग घर बैठे ही उसमें शामिल हो जाते हैं सभा में। अब चौराहे चौराहे इकट्ठा होकर संख्या दिखाने की जरूरत नहीं है, संख्या तो चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए लेके आता है, इकट्ठी करता है जी। पर वास्तव में घर घर में क्यों इतना लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, इतने सारे चैनलों पे हो रहा है जी। और फिर क्लिपिंग कट कट के फेसबुक पर, यूट्यूब पर जगह जगह वायरल हो रही है जी। तो जो विचार है, जो मुद्दे हैं, जो थॉट प्रोवोकिंग इश्यूज हैं, वो घर घर फैल रहे हैं, सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, फिर अगले दिन अखबार से भी जी। मीडिया का इतना बड़ा प्रचार प्रसार हुआ है, इतना विस्तार हुआ है कि उसने लोगों के माइंड को कैप्चर कर लिया एक तरह से, मैं कहना चाहता हूं जी, सोशल मीडिया ने खासतौर पे। इसलिए कल तक कोई लहर नहीं दिख रही थी, कल तक ऐसा लग नहीं रहा था कि मतदाता इतने उत्साह से निकल के आएगा, पर वो मतदाता घर ही घर बैठे इनहेल करना होता है, जैसे निगलना जी, वो सारे विचार, वो सारे मुद्दे, वो सारे इश्यूज निगल रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से। और अब जो कुछ उसने निगला है उसको आज उसने मतदान में उगल दिया जाकर के जी, दबा करके बटन। अब क्या निगला और किसने क्या उगला,
ये प्रश्नवाचक चिन्ह है बहुत बड़ा। जी और ये नहीं कह सकते, मैं नहीं मानने को तैयार हूं किसी एक पार्टी की लहर है इसकी वजह से ये 75, 76, 77% आ रहा है। जी। दोनों तरफ से उबाल है, अलग अलग मुद्दों पे उबाल है। जी और अशोक गहलोत की योजनाएं भी, और बीजेपी के मोदी के थॉट प्रोवोकिंग भाषण, लाल डायरी, पेपर लीक कांड, खासतौर पर महिलाओं पर अत्याचार वाले मुद्दे, और हिंदुत्व, जी खासतौर पर मैं कहना चाहता हूं हिंदुत्व। तो ये सारे मुद्दे, तो इन मुद्दों ने वोट डलवाए हैं, या 500 रुपए के सिलेंडर ने, चिरंजीवी योजना ने, और मुफ्त किट राशन के उसने वोट डलवाए हैं। ये सवाल निशान सबके सामने है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं अपने दर्शकों से, एक गोल्डन प्रिंसिपल है इस राजनीति का भारत की इस वक्त की, कि बीजेपी का वोटर वोकल है, प्रोवोक होता है और अपनी विचारधारा छुपाता नहीं है, जनता के बीच रखता है, बहस करता है, बात करता है, और लोगों को वोटर भी कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो जरूरी नहीं वो प्रचारक हो पार्टी का, फिर भी बहस करता है, सोशल मीडिया पे बहस करता है, और मोदी मोदी करता है। वो इतना वोकल है कि एक वोटर का शोर 2 वोटर जितना होता है। जी और कांग्रेस का वोटर साइलेंट है। कांग्रेस का वोटर बहस नहीं करता कि मेरे को गैस का सिलेंडर मिला, मेरे को 25, किसी को कुछ कहने नहीं जाता। वोटर है वो 2 वोटर मिलकर भी 1 वोटर जितना हल्ला नहीं करते। इसलिए ये साइलेंट वोटर अभिव्यक्त हुआ है, या वो वोकल वोटर जाकर अपनी बात को वोट में तब्दील करके आया है, ये बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। और ये शायद सभी जो राजनीति को समझने वाले, अध्ययन करने वाले और ज्योतिष की तरह राजनीति को बांचने वाले लोग हैं, उनके सामने भी ये असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। और मैं तो इसी चैनल पर पिछले 5 वर्ष पहले वोटिंग के दिन ही मैंने 6 बजे कह दिया था कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, पर 99-100 सीट से बनेगी, 120 नहीं आ रही है। जी 6:01 पे कह दिया था मैंने। आज मैं भी अपने आप को असमर्थ पा रहा हूं ये बताने के लिए कि किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है, किसका बहुमत आ रहा है, या हंग आ रही है असेंबली। सब कुछ दोनों तरफ से इतना जबरदस्त प्रचार तंत्र हुआ है, और इधर के समर्थक भी उतने कट्टर हैं, उधर के समर्थक भी उतने कट्टर हैं। जी तो कह नहीं सकते कौन से समर्थक ज्यादा निकल के आए, वोटिंग किन्होंने ज्यादा की, और सीट दर सीट क्या कैंडिडेट को भी देखा उन्होंने 5 साल की उसकी परफॉर्मेंस देखी, या परफॉर्मेंस खराब समझ के दूसरे नए आदमी को दिया। अभी बहुत सारे सवालों का जवाब आना बाकी है। लेकिन अभी भी 7 बजे के आसपास तक भी लोग वोट डाल रहे हैं अंदर जो आ गए बूथ पे। जी इससे लोगों के वोट डालने के प्रति आकर्षण ही नहीं, दृढ़ निश्चय का, संकल्प का पता लगता है। जी 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 बिल्कुल सर। जिस प्रकार से जो वोटिंग परसेंटेज का जो ट्रेंड चला आ रहा है, 2003 की अगर बात करें तो 3.79% ज्यादा वोट पड़े थे और भाजपा की सरकार बनी थी। 2008 की अगर बात करें तो 0.93% वोट कम पड़े थे और कांग्रेस की सरकार बनी थी। 2013 में 8.79% वोटिंग ज्यादा हुई और फिर भाजपा लौट आई। और 2018 की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज चाहे 1% गिरा, वोटिंग परसेंटेज गिरा और कांग्रेस की सरकार आ गई। अब वो जो राज बदलता है या फिर राज बदलने का रिवाज बदलता है, इस बार ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो जो पैटर्न चला रहा है, जब वोटिंग परसेंटेज कम आ रहा है कांग्रेस आ रही है, और जैसे ही थोड़ा सा भी वोटिंग परसेंटेज हाइक हो रहा है तो बीजेपी आ रही है। तो इस वक्त जो डेटा आ रहे हैं, 5 बजे तक का जो डेटा आया है, 68.24% मतदान का डेटा आया है। और सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली जो बात आई है वो आई है कि जो सीट कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरे के नाम पर जो लड़ी गई थी, पोखरन सीट पर 81.12% मतदान हो चुका। 5 बजे तक का डेटा सामने आया है। तिजारा की बात करें तो 80% मतदान हो चुका है। बाड़ी, नौहर और बागीद्वारा ये भी टॉप पर है। और सबसे जो बॉटम पे है पूरी सूची में 199 में, तो मारवाड़ जंक्शन, जहां पर 57% मतदान हुआ है। मारवाड़ जंक्शन से सुमेरपुर, जालोर, आहोर, सिवाना, भीनमाल, ये जो नाम है इन विधानसभा सीटों के, जो सबसे बॉटम में है। और जो सबसे टॉप पे है पोखरण और तिजारा, क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, एक जगह महंत प्रतापपुरी लड़ रहे हैं चुनाव बीजेपी के टिकट पर पोखरण में जी, महंत बालकनाथ लड़ रहे हैं जो सांसद हैं बीजेपी के टिकट पर तिजारा में, और महंत बालकनाथ नहीं, ये वल्लभाचार्य, क्या नाम है, प्रतापपुरी जी, नहीं यहाँ जयपुर में बालमुकुंदाचार्य हवा महल सीट से हवा चुनाव महल लड़ रहे हैं। ये 3 बिल्कुल सनातन चेहरे, जी, बिल्कुल भगवा ध्वज। लेकिन 2 पर जो
80-81% हुआ है मतदान, वहां सामने प्रत्याशी मुस्लिम है। जी यहां पर बाल मुकुंदाचार्य के सामने प्रत्याशी हिंदू है कांग्रेस का। जी मुस्लिम वोट यहां भी 1 लाख है हवा महल में, वहां भी इसी तरह है, पोखरण में और तिजारा में भी इसी तरह है। दुरू मियां तिजारा में हमेशा एमएलए बनते आए वहां पे, नवाब लोहारू। तो जहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट मुस्लिम है और हिंदू चेहरा भगवा है, महंत है, तो वहां पर हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया चुनाव। जी और कहीं मुस्लिम ना जीत जाए पहले की तरह। जी साले मोहम्मद मंत्री थे अभी, जी वो पोखरण से लड़ रहे हैं। जी। पिछली बार प्रतापपुरी हार गए थे थोड़े से वोटों से, तो वो कसर ना रह जाए, इसलिए हिंदू ने प्रवोक होकर वोट दिया वहां पे, मेरा ऐसा मानना है। जी और हिंदू प्रवोक होकर वोट देगा, एग्रेसिव होकर वोट देगा, ये जानते हुए मुसलमानों ने भी वहां पे अपनी सीट को बचाने के लिए वोट दिया है। ये स्थिति तिजारा में है। दोनों जगह चुनाव हिंदू मुस्लिम इसलिए हो गया क्योंकि कांग्रेस के चेहरे मुस्लिम थे और बीजेपी के चेहरे सनातन और भगवा चेहरे थे। ऐसा प्रोवोकेशन हवा महल में इसलिए नहीं था। हवा महल में भी एक तरफा वोटिंग मुस्लिम समुदाय ने की है, वो भी सामने आएगा रिकॉर्ड जी पर वहां पर कांग्रेस का चेहरा भी हिंदू था, जी इसलिए वो प्रोवोकेशन नहीं था कि मुस्लिम को रोकना है। जी तो ये जो बीजेपी को लेकर बात कही जाती है कि वो एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती है, फिर मुस्लिम समाज की तरफ से बिल्कुल बेपरवाह रहती है, अलग रहती है, उसे पता होता है कि उसे वोट नहीं दिए जाएंगे। लेकिन हिंदू धर्म सनातन और जैसा कहते हैं हम आर्य बनाएंगे, अभी आरएसएस के प्रमुख ने कहा कल बैंकॉक में, जी तो वो जो उनकी पॉलिसी है, जी उनकी नीति है और रणनीति है, जी दोनों इन जगह सफल होती नजर आ रही है। अब वो क्या इतनी सफल होगी कि कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी है उसको फेल कर देगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी पर 80% से ऊपर पोलिंग इसलिए हुई है कि दोनों ही समुदाय एक दूसरे को कैप्चर नहीं करने देना चाहते सीट को। जी इसलिए पिछली बारी कसर महेंद्र प्रतापपुरी की निकालना चाहता था हिंदू समुदाय, तो मुस्लिम समुदाय भी इस बात को जानता था कि वो कसर निकालने के लिए इस तरह टूट करने पड़ेंगे वोट डालने के लिए, हम भी पीछे न रहें। जी तो वहां पर चुनाव इन 2 सीटों पर तो विशुद्ध रूप से हिंदू मुस्लिम चुनाव हुआ, ऐसा मेरा मानना है। जी आई एम नॉट श्योर, मैं ये नहीं कह सकता मैं जो कह रहा हूं वो सच ही होगा, पर ऐसा अनुमान है कि प्रतापपुरी के सामने साले मोहम्मद और बालकनाथ के सामने इमरान खान कांग्रेस के, ये आमने सामने जब आए तभी तय हो गया था कि चुनाव हिंदुत्व के आधार पर हिंदू मुस्लिम होकर लड़ा जाएगा। जी और ये हवा महल, आदर्श नगर और किशनपोल, जयपुर की 3 सीटों की बात करना चाहता हूं। जी तीनों सीटों पर 1-1 लाख मुस्लिम है जी मतदाता। जी और अभी जहां पर लाइन लगी हुई है 6 बजे के बाद भी, जी मैं समझता हूं अगर हमारी बात हो सके तो वहां बात करने की कोशिश करेंगे हम, जहां हमारे संवाददाता मौजूद हैं और अभी भी लाइन लगी हुई है और लाइन लगी अभी वोट दे रहे हैं लोग, जी उनमें अधिकांश वो बूथ हैं जहां मुस्लिम वोटर हैं। जी अगर उनसे बातचीत संभव हो तो हम कोशिश करेंगे बात करने की जी और आपको बताएंगे कि इस वक्त तक भी वोटर 7 बजे तक भी अगर लाइन में लगे हुए हैं तो वो कौन से वोटर हैं और क्या प्रोवोकेशन है वोट डालने का उनको। 6 बजे बाद भी वो मैदान में हैं, डटे हुए हैं, मतदान केंद्र में हैं। तो ये तीनों सीटें जयपुर की जो 1-1 लाख मुस्लिम मतदाता रखती हैं, इनमें किसी में भी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं जी उनका स्पष्ट इशू ये था कि 2 जगह कांग्रेस के वर्तमान एमएलए मुस्लिम हैं, जी रफीक खान आदर्श नगर में और अमीन कागजी जी किशनपुर में। तो यहां तो स्पष्ट ही है बिल्कुल, जी ये तो समुदाय विशेष की बात हो गई है बिल्कुल। पर हवा महल ऐसी सीटें पे 1 लाख से ज्यादा मुश्किल मुस्लिम मतदाता है, लेकिन वो हिंदू चेहरा है कांग्रेस का भी, आर तिवारी, वो भी ब्राह्मण चेहरा है, जी शहर कांग्रेस के अध्यक्ष भी है। तो ये तीनों जगह भी चुनाव, इनमें 2 जगह तो हिंदू मुस्लिम हो ही रहा है, लेकिन किशनपोल का मैं उदाहरण देना चाहता हूं, यहाँ पे हिंदुओं ने बहुत सी बड़ी संख्या में या तो वोट नहीं देने गए होंगे या कांग्रेस को वोट दिया होगा। जी उसके कई कारण हैं कि जो प्रत्याशी हैं उनको लेके उनके अपने समाज में बहुत सारी बातें, विवाद उठे हुए हैं। जी तो एक रीजन तो हाईएस्ट पोलिंग का ये पूरे प्रदेश में, मुस्लिम मतदाता ने साइलेंट होकर के 80 से 90% मतदान किया है। जी और साइलेंट होकर किया है। आज से पहले कल तक किसी को भनक नहीं थी कि मुसलमान किस तरह वोट देंगे। जी
उन्होंने हिंदुओं में कोई रिएक्शन पैदा कर ले बीजेपी या अपने आप कोई रिएक्शन पैदा, ये नहीं होने दिया। बहुत ही साइलेंट मूवमेंट रखा, बहुत ही रणनीतिक पूर्वक काम किया मुस्लिम समाज ने जी। और उमर दराज जैसे लोग ने विड्रॉ कर लिया, आम आदमी पार्टी टिकट पे जो लड़े उन्होंने, पप्पू कुरैशी ने वापस ले लिया नाम। ये इस पोलराइजेशन की तरफ संकेत देता है जी कि उनके समाज ने कहा कि आप बिल्कुल वोट पर बटन दीजिए जी। और जैसे ही योगी आए यहाँ पर, जी जब उन्होंने रोड शो भी किया उन्होंने बिल्कुल राज्यवर्धन राठौड़ के लिए, जी, तो उससे वो जो समाज है मुस्लिम समाज, उसमें और प्रोवोकेशन हुआ कि हमको वोट देना है। तो लंबी लंबी लाइनें उस समाज की देखी गई। पूरे प्रदेश में 40 सीटें ऐसी है जहां पर मुस्लिम समाज के लोग मतदाता मायने रखते हैं, नतीजे को प्रभावित करने की स्थिति में है, और उनमें से 5 से 7 सीटें ऐसी है जो नतीजा ही वही निकालते हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम हुआ है, एक तो कारण ये है मतदान का प्रतिशत बढ़ने का। जी। हिंदू समाज में भी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे घर में काम वाली आती है जी। तो हमारी माता जी ने सुबह उससे पूछा जी। किसको वोट देगी, उसने कहा बीजेपी को। जी। मदन ने ऐसे सवाल किया, 500 रुपए तुम्हारे सिलेंडर आ रहा है जी। अन्नपूर्णा किट आ रहा है, 25 लाख की तुम्हारी संजीवनी है, चिकित्सा की सुविधा है। उन्होंने मेरे अकेले को थोड़ी है, पूरे समाज को दी उन्होंने। तो इसमें तो कोई स्पेशल एहसान थोड़ी नहीं। हाँ, इसमें एहसान थोड़ी किया है। फिर बीजेपी को कि साहब वो पीछे हसनपुरा है जी, कांग्रेस आ गई तो मुसलमानों का राज हो जाएगा। एक अनपढ़, जी, पढ़ी लिखी नहीं है वो जी, वो कह के गई हमको सुबह आज ये बात। जी। तो ये किस हद तक हिंदू समाज में बात घर कर गई है जी कि कांग्रेस का मतलब मुसलमानों की मुस्लिम परस्त पार्टी और बीजेपी का मतलब हिंदुओं की पार्टी। तो जो परसेप्शन तैयार किया गया, जो एक माइंडसेट तैयार करने की कोशिश बीजेपी की गई, 199 सीटों पर एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं उतारा गया और एक इनडायरेक्ट वे में मैसेज दिया गया, तो क्या वो कन्वे कर गया ग्राउंड लेवल पे? जिस प्रकार से आपने एक एग्जांपल दिया उससे तो ये समझ में आता है कि जो मैसेज बीजेपी देना चाहती थी, जो पब्लिक तक पहुंचना चाहती थी, वो पहुंची है। देखिए, सोशल मीडिया पे आप अलग अलग देखते होंगे, ग्रुप्स में भी मैसेज आते हैं, तो मोदी मोदी और जय हिंदुत्व और भारत बचाओ बचाना है, तो ये सब इस तरह के मैसेज भरमार है जी। इनको जवाब देता हुआ कोई दिखता नहीं है। सोशल मीडिया पे भी इक्का दुक्का आदमी जवाब देते हैं, डरते हैं एक जना जवाब देगा सब उस पर टूट पड़ते हैं जी। परंतु क्या वोटर सिर्फ उतने ही हैं जितने लोग सोशल मीडिया पे मैसेज कर रहे हैं? वोटर वो भी हैं जिनके जो जवाब नहीं देते, वोटर वो भी हैं जो फेसबुक नहीं देखते, जो यूट्यूब नहीं देखते। ऐसे बहुत सारे वोटर हैं, साइलेंट हैं, वोकल नहीं है, कहीं चुनाव सभा में नहीं जाते, लेकिन जब वोट देने जाएंगे तो उनकी विचारधारा कुछ और होगी। इसलिए विचारधारा के वोट भी होते हैं और हिंदू मुस्लिम के वोट भी होते हैं। पर एक बात मैं और आपको खास तौर पे कहना चाहता हूं, आप देखेंगे महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज जब निकल के आएगा शाम को, रात को जी, महिलाओं ने टूट के वोटिंग की है जी। ये वोटिंग 500 रुपए गैस सिलेंडर की है क्या? ये वोटिंग संजीवनी चिरंजीवी की है या 1000 रुपया, जो 10,000 रुपए साल देने वाली बात की है जी, या उस मोबाइल की है? जी। किस बात की वोटिंग है? अगर महिलाएं पुरुषों के बराबर या उनसे ज्यादा वोट कर रही हैं तो उनका थॉट प्रोवोकिंग क्या है इशू, जी, ये भी विचार करने वाली बात होगी जी। और क्या अन्नपूर्णा किट और जो उनको 500 रुपए गैस सिलेंडर और उसको 400 रुपए में देने की का वादा, मुफ्त बिजली घर में 100 यूनिट, क्या इससे प्रभावित होकर के घरेलू महिलाओं ने आके वोट दिया है? और जब पुरुषों की वोटिंग देखेंगे तो उनमें काफी लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व और मोदी की बात करते हुए मिलेंगे जी। एक और बड़ा प्रश्न है कि 18 साल की उम्र के लाखों लोगों ने वोट दिया है जी। एक तो ये कहना चाहता हूं कि जो 18 साल की उम्र का वोटर है जी, वो वोट देने में नहीं चूकता, उत्साह में जोश में जाता है, पहली बार वोट पड़ रहा है जी। तो 18 से 24 साल की उम्र में जो होगा, 23 साल की उम्र में पहली बार वोट देने जा रहा होगा, जी, वो टूट के पड़ा होगा वोटर, देख लीजिए आप। जी, बिल्कुल। और उसने जाकर वोट दिया होगा तो क्या पेपर लीक कांड पे वोट दे रहा है? उसके बारे में मेरे को लगता नहीं कि वो इन 2 रुपए किलो गोबर पे और इस पे वोट देगा, जी, पेपर लीक कांड पे और हिंदुत्व के नाम पे। और वो थॉट प्रोवोकिंग इशू, जी, देखिए ये जो समर है, महासमर राजस्थान का, जी, मैं पहले कई बार बोल चुका हूं कि ये एक प्रयोगशाला में प्रयोग हो रहा है, जी, लोकतंत्र की प्रयोगशाला का प्रयोग है। एक तरफ है मन को उद्वेलित करने वाले मुद्दे, हिंदुत्व, 370, राम मंदिर वगैरह 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 जो भी है, जी, इनमें ठोस कुछ नहीं मिलने वाला, पर एक उद्वेलन है, मानसिक उद्वेलन। जी,
क्या इससे प्रवोक होके, इसमें साथ में पेपर लीक को भी शामिल कर लो और रेप कांड को भी शामिल कर लो और ये इनको सबको शामिल कर लो, पर इनमें कोई ठोस जेब में आने वाली चीज नहीं है। वचन होंगे भले से, पर ये सारी बातें हैं और बातों से विचार जन्म लेते हैं और विचार से वोट की दिशा तय होती है। जी तो एक तरफ तो अमूर्त चीजें हैं, विचार हैं, भावनाएं हैं, उद्वेलन है। जी दूसरी तरफ सॉलिड प्रॉफिट, सॉलिड गेनिंग है। 100 यूनिट बिजली फ्री, 2000 यूनिट बिजली किसान को फ्री, और ये भी गेनिंग है, उसकी 500 रुपए का सिलेंडर भी गेनिंग है, चिरंजीवी योजना 25 लाख का बीमा भी गेनिंग है। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट टू वोटर और इनडायरेक्ट थॉट प्रोवोकेशन ऑफ वोटर, जी इनके बीच संघर्ष की महासमर की प्रयोगशाला बन गया राजस्थान। अब इस प्रयोगशाला से निकल के आएगा कि वोटर को क्या वो लाभ प्रभावित करते हैं जो उसकी जेब में पड़ रहे हैं, जी उसके पारिवारिक जीवन के संचालन में, दैनिक जीवन के संचालन में उसको लाभ पहुंचा रहे हैं, उसको सहूलियत प्रदान कर रहे हैं, या वो प्रवोक होता है धारा 3 अनुच्छेद 370 से, हिंदुत्व से, चांद पर उतरने से, विमान के। तो ये एक तरफ है और ये एक तरफ है, और इस प्रयोगशाला में ये प्रयोग हो रहा है पूरे देश में कि विचारों का उद्वेलन और सीधा होने वाला, हाथ को मिलने वाला, हथेली को मिलने वाला लाभ, इनके बीच में टक्कर है। राजस्थान की जनता किसे चुनती है? नौजवानों के केस में कहना चाहता हूं, नौजवानों के केस में पेपर लीक कांड का भी योगदान होगा और थॉट प्रोवोकिंग बातें जो बीजेपी कह रही है उसका योगदान होगा। नए वोटर हैं उन पे, जी और जो पुराने वोटर हैं जिनको दाने वोटर कहते हैं, दाने अनुभवी, जी वो जिन्होंने दुनिया देखी है, जो घर चला रहे हैं, गृहस्थी चला रहे हैं, जी उन पर मुझे लगता है कि गहलोत की योजनाओं के सीधे फायदे का जी। असर पड़ेगा वोट डालने की दिशा तय करने में। जी बिल्कुल सर। यहां पर भरतपुर से फोन लाइन पर जुड़े हैं राजेंद्र जती, जिनसे संपर्क करते हैं। राजेंद्र जती, भरतपुर में उपद्रव की खबरें आई हैं, उपद्रव के बीच मतदान संपन्न हो गया है, हालांकि कुछ बूथों पर अभी भी पोलिंग जारी है। क्या कुछ अपडेट भरतपुर से? जी, आज से बताना चाहूंगा कि आज भरतपुर में 7 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ है और मतदान करीब करीब शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन 1-2 जगहों पर कुछ छुटपुट घटनाएं हुई हैं। कामा क्षेत्र का सबले बूथ है कि जहाँ पर कांग्रेस की जो उम्मीदवार है कामा की जाहिदा खान, उनके बेटा शाहिद प्रधान में गए थे और बूथ पे जाने को लेकर के कोई विवाद हुआ था। उस विवाद में फिर दूसरे पक्ष के लोगों ने झगड़ा हुआ है, लाठीचार्ज, आपस में मारपीट पथराव की भी सूचना है। हालांकि सूचना तो यह कि फायरिंग हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। मारपीट और झगड़ा हुआ है, फिर पुलिस ने मिलकर के बीच बचाव कराया है। उसके बाद में फिर बूथ का काम रेगुलर शुरू हो सका है। इसके अलावा नगर में सुकेती एक बूथ है कि वहां पर भी मतलब 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ था, बाद में पुलिस ने समझा दिया। लेकिन अभी शाम के टाइम समय एक खबर और आई है कि जो नगर क्षेत्र के भाजपा के उम्मीदवार है जवाहर सिंह बेडम, सीकरी थाना क्षेत्र में उनकी गाड़ी में कोई पथराव या कुछ मतलब घटना घटी है। इस मामले की भी जानकारी ले रहे हैं और सीकरी थाना पुलिस भी इस मामले की जांच अभी कर रही है। इसके साथ ही बीच में भी 1-2 जगह छुटपुट कहीं पथराव या कुछ इस तरह की बातें हुई हैं। इसके अलावा पूरे अन्य क्षेत्रों में सब जगह मतदान शांतिपूर्ण हुआ है और मतदान 6 बजे समाप्त हो गया, लेकिन 6 बजे के अंदर जो वोटर अंदर आ गए थे तो उन्हें मतदान केंद्र को भीतर लिया है और वोट प्रक्रिया उनके अंतिम चरण में है। जत्ती जी, क्या डी कुमेर में, जहां पर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और सामने दिगंबर सिंह के बेटे हैं, वहां आपको कैसा लग रहा है? संघर्ष कैसा हुआ वहां पे? शांतिपूर्ण रहा? जी, वैसे संघर्ष तो कहा है दोनों के बीच में मुकाबला, लेकिन शांतिपूर्ण है। 1-2 जगह पर जरूर थोड़ी बहुत छुटपुट सूचनाएं आई थी, उसके बाद वो माहौल ठीक है। और जी कुमेर में मतलब जो मतदान पूरा हो चुका है और दोनों के बीच कांग्रेस बीजेपी के बीच में मुख्य मुकाबला है। कहीं तृतीय कौन नजर आ रहा है भरतपुर संभाग में, भरतपुर इलाके में कहीं त्रिकोणीय संघर्ष? त्रिकोणीय संघर्ष तो ज्यादातर मतलब बयाना में हो सकता है और भरतपुर में हो सकता है। सभी जगह ज्यादातर कांग्रेस बीजेपी और के बीच मुकाबला है। नगर में जरूर निर्दलीय के ऊपर है और निर्दलीय और कांग्रेस के बीच में मुकाबला हो सकता है और बीजेपी, तीन के बीच नगर में त्रिकोण मामला भी बनने के आसार है। अनीता गुजर?
जी, नैम सिंह फौजदार एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए हैं जो आरएलपी के है और चंद्रशेखर पार्टी का समर्थन भी है। पिछली बार भी वो चुनाव लड़े थे, तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन इस बार जाट वोटों के साथ साथ अगर उनको चंद्रशेखर वाली पार्टी के भीमा आर्मी वोटों का, आरएलपी के वोटों को सहारा मिलता है तो वो टक्कर में आ सकते हैं। जी जी, चलिए, और कहीं किसी इलाके से कोई अपनी घटना की खबर तो नहीं मिली आपको? नहीं, केवल कामा और नगर में है। बीच में कोई एक तो जगह थी जो मैंने आपको ही बताई है। जी। एक ऐसा नदोई क्षेत्र में खांगरी ग्राम पंचायत है, वहां के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। क्या मांग मत उनकी? नहीं डाले हैं। वो पिछली बार जो पंचायतों का परसीमन हुआ, इस परसीमन को लेकर के उनकी नाराजगी है और उसको लेकर के उन्होंने शाम को 6 बजे तक मतदान नहीं डाला और वो वहां मतदान शून्य रहा है और बहिष्कार किया है खांगरी ग्राम पंचायत के लोगों ने। खरेरा गांव में बूथ नंबर 198 की ये बात बता रहे हैं, जहां पर शून्य रहा है मतदान। 6 बजे तक ग्रामीणों ने मतदान नहीं किया है। परिसीमन का विरोध लगातार जारी था, एक भी मत वहां पर नहीं डाला गया है। हालांकि प्रशासन ने समझाइश की प्रयास किया, लेकिन प्रयास से बात नहीं बनी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे भरतपुर संवाददाता राजेंद्र जती, जिन्होंने अपडेट दी भरतपुर जिले की सीटों को लेकर। उन्होंने समीकरण बताए। रुक करेंगे चर्चा की और चर्चा लगातार जारी रखेंगे। अनिल सर हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। सर, जिस प्रकार से जो पोलिंग परसेंटेज हुआ है जयपुर जिले की अगर बात करें, पहली जो सूची आई थी उस पहली सूची में कई दिग्गजों को मैदान में उतारा था। बीजेपी ने एक प्रयोग किया था, 7 सांसदों को मैदान में उतार दिया था और सातों जो सीटें हैं वो आपसे छुपी हुई नहीं है, वहां का फीडबैक भी आपके पास में है। तो क्या लगता है कि बीजेपी का ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग कितना कारगर साबित होगा या फिर इस प्रयोग में कहीं ना कहीं बीजेपी से चूक हुई है? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सांचौर की। देवजी भाई पटेल सांसद हैं जालोर सिरोही के, उनको मैदान में उतारा गया और वहां पर ऐसी बगावत हुई कि दानाराम और जीवाराम दोनों टिकटधारी थे बीजेपी के, दोनों एक हो गए और दोनों ने एक होकर के तय कर लिया और 25,000 लोगों 20,000 लोगों की सभा की जी। और सबने मिलकर तय किया जीवाराम लड़ेगा इस बार चुनाव जी। क्योंकि उम्र दराज है वो जी। और जीवाराम ने चुनाव लड़ा तो कांग्रेस के सुखराम बिश्नोई, निर्दलीय जीवाराम और देवजी पटेल में त्रिकोण हो गया जी। और त्रिकोण में वोट बटे बीजेपी के। तो बीजेपी का स्पष्ट नुकसान वहां नजर आ रहा है और हो सकता है कंफर्म नहीं करा जी कि फाइट कांग्रेस के सुखराम बिश्नोई और निर्दलीय जीवाराम में भाजपा के बागी के बीच हो। जी। तो एक सांसद, कई बार सांसद रहे वो जी। जालोर सिरोही से, जी। वो एक प्रयोग के नाम पर बलि चढ़ जाए ऐसी आशंका पैदा हो गई है। जी। आशंका पैदा हुई, मैं नहीं कह रहा ऐसा होने जा रहा है जी। आशंका पैदा हो गई। दूसरी परिस्थिति आई है भागीरथ चौधरी की किशनगढ़ से। जी। सांसद थे अजमेर के, पहले किशनगढ़ से एमएलए रह चुके। जी। विकास चौधरी जी। विकास चौधरी को 65,000 वोट मिले थे पिछली बार बीजेपी के टिकट में जी। अब उसको टिकट न देकर और भागीरथ चौधरी को टिकट दिया पहली लिस्ट में जी। सुरेश टाक जो निर्दलीय विधायक है वहां से जी, उनको सूट ये करता था कि भाजपा और कांग्रेस दोनों से चौधरी आ जाए ताकि वो निर्दलीय लड़ सके। वो पार्टी से नहीं लड़ना चाहते थे जी। कांग्रेस का टिकट नहीं लेना चाहते, कांग्रेस का समर्थन किया उन्होंने, पर वो बीजेपी के टिकट पर नगर पालिका अध्यक्ष रहे हुए, मूलतः बीजेपी के आदमी है जी। तो उनको बीजेपी के वोट भी मिलते हैं मंडी के और कांग्रेस के वोट भी मिलते हैं जी। तो इसलिए जब भागीरथ चौधरी उतरे सांसद बीजेपी टिकट पे तो विकास चौधरी कांग्रेस में चले गए और वो कांग्रेस के प्रत्याशी हो गए। अगेन दो चौधरियों के बीच में त्रिकोण बनाते हुए वर्तमान विधायक निर्दलीय विधायक सुरेश टाक जी। तो दो सांसद जी। ऐसी छोटी मोटी बात यहां भी हुई है जयपुर में भी जी कि सुरपुरा वहां पे बीजेपी के बागी चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो ये जो सांसद वाला प्रयोग है जी, इस प्रयोग के तो नतीजे दिया कुमारी और सवाई माधोपुर राजवर्धन ये दोनों कंफर्टेबल है। सवाई माधोपुर में त्रिकोण संघर्ष हो गया, आशा मीणा उतर पड़ी बागी जी। तो वो दानिश अबरार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जी। और डॉक्टर किरोलाल मीणा के सामने आशा मीणा उतर गई तो मीणा वोट या हिंदू वोट डिवाइड हो रहा है, हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाएगा चुनाव। जी। तो ये जो इस तरह का प्रयोग किया गया मैं नहीं समझता कि इसकी जरूरत थी या वहां उपलब्ध थे प्रत्याशी तो फिर क्यों ऐसा प्रयोग किया गया। किसी विषय को सोच के क्या सोच के ये प्रयोग किया गया, बाद में तो अगली लिस्टों में उस तरह का प्रयोग नहीं किया गया, नहीं आगे बढ़ाया गया जी। लेकिन ये तीन तो प्रत्याशी सामने ही हैं, डॉक्टर किरोलाल मीणा, सांचौर के देवजी पटेल और भागीरथ चौधरी जी। जो कि इस तरह के प्रयोग से
काफी प्रभावित त्रिकोण में फंस गए हैं। और बालकनाथ का भी जहां तक मैं जिक्र कर रहा हूं कि बालकनाथ को जब टिकट दिया गया भगवा वेश में, जी महंत बालकनाथ है, यादवों की पीठ के महंत हैं, जी तो वहां पे भी तिजारा में है यादव वोट बहुत, जाट भी हैं, कई वोट हैं, जी लेकिन मुस्लिम वोट बहुत हैं तिजारा में। नवाब लोहारू दुरुमिया यहाँ से जीतते रहे कई बार, पिछली बार हार गए थे, संदीप यादव जीते थे यहाँ पे। जी संदीप यादव तब जीते थे जब संजीव दाइमा बीजेपी से थे, जी नवाब लोहारू उधर से थे कांग्रेस से, और ये संदीप यादव बसपा से थे। जी अब संदीप यादव को टिकट नहीं मिला, किसी भी पार्टी ने से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। तो अभी परिस्थिति यह है कि बीजेपी का आकलन था कि यहाँ हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, जो 82% के आसपास पोलिंग हो गई, तो ऐसा लगता है हो भी गया है। जी तो उसमें एग्रेसिव पोलिंग दोनों समाजों की तरफ से हुई है। अब ये वक्त बताएगा। यहाँ पर नामांकन भराने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ आए थे, जी नामांकन भराने, एक मुख्यमंत्री आया एक सांसद को विधायकी का नामांकन भराने, बड़ी घटना, छोटी घटना नहीं है। पर तभी से मैसेज ये था कि ये चुनाव सनातन और हिंदुत्व के नाम पे लड़ा जाएगा, उसी नाम पे लड़ा गया है। जी तो अब वो सांसद हैं, त्रिकोण में नहीं फंसे, जी डायरेक्ट फाइट में है। लेकिन डायरेक्ट फाइट में होने के बाद वो ऐसे कंफर्टेबल नहीं है कि सीधे जीत के आता हुआ उनको बता दिया जाए। है फाइट में, जी जीत भी सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं, लेकिन वो भी मुसीबत में नहीं, लेकिन टक्कर में है। जी बिल्कुल। लोकतंत्र के महापर्व की इस महाकवरेज पर लगातार चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी लगातार बने हुए हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए। यहां पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए A1 टीवी में। चर्चा करने के लिए मौजूद है स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी, A1 टीवी चैनल हेड। सर, जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने संकेत एक स्पष्ट तौर पर दे दिया है कि पिछली बार का जो चुनाव था उसका जो पोलिंग परसेंटेज था उसको क्रॉस तो कर गया है। अब ये डेटा फाइनल जाकर के कहां टच होगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बूथ ऐसे हैं जहां पर अभी पोलिंग चल रही है, इसी वजह से ये फाइनल डेटा एक्सपोज नहीं किया। लेकिन हालांकि उन्होंने संकेत जरूर दिया कि ये 80 भी जा सकता है, 80 क्रॉस भी कर सकता है। तो एक मोटे तौर पर एक मोटी मोटी जो गाइडलाइन मिल गई है, लेकिन पोलिंग अभी भी जारी है। और जयपुर सिटी की बात करें तो कई ऐसे बूथ हैं जहां पर पोलिंग हो रही है। प्रिंस रूबी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। जी प्रिंस रूबी, मेरे साथ में राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी साथ में मौजूद हैं चर्चा करने के लिए। पहला सवाल मेरा कि अभी कौन कौन से ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां पर पोलिंग लगातार जारी है, अभी भी वोट डाले जा रहे हैं, और अगला सवाल अनिल सर करेंगे। जी प्रिंस रूबी। देखिए, ऐसा है, अभी भी आदर्श नगर के कुछ बूथ हैं, वहां पर अभी भी जारी है। एक साधु वासवानी स्कूल है, वहां पर भी इस तरह की घटना हुई कि वहां पर लोग पहुंच गए और उसके बाद उन्हें बूथ में प्रवेश नहीं दिया गया, तो उन्होंने इस बात का विरोध किया। वहां के जो प्रत्याशी है रवि नैयर, वो भी वहां पर पहुंचे। बाद में उन्होंने उन तमाम लोगों को बूथ में अंदर एंटर लिया और वहां भी पोलिंग जारी है। इसके साथ ही सांगनेरी गेट पर जो सट्टे वालों की धर्मशाला है, वो बेसिकली मुस्लिम बहुल इलाका है और वहां भी लंबी कतारें लगी हुई थी। जैसे ही 6 बजे उन लोगों ने वहां पे जो बाहर लोग खड़े हुए थे उन्हें सबको अंदर ले लिया, लेकिन वहां पे भी अभी जारी है। इसके साथ ही हवा महल के भी कुछ बूथ हैं जहां पर अभी ये स्थिति बनी हुई है कि जो लंबी लाइनें लगी हुई थी, 6 बजते ही जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने वहां पर रोक दिया और उन जो लोग बाहर खड़े हुए थे उन्हें पोलिंग बूथ में ले लिया। वहां पे भी अभी पोलिंग जारी है। प्रिंस, क्या लगता है, क्या सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाकों में ही पोलिंग जारी है अभी तक, या कुछ मिक्स इलाके भी हैं जो जिनको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते समाज विशेष से, वहां भी पोलिंग जारी है? ना, सिर्फ मुस्लिम इलाके नहीं है। मुस्लिम इलाके तो चूंकि वहां पे जो बूथ हैं वो थोड़ी डिस्टेंस पर हैं, तो जो बूथ बने हुए होते हैं उस पर भीड़ ज्यादा हो ही जाती है। लेकिन कुछ दूसरे इलाके जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि साधु वासवानी जो आदर्श नगर का एक पोलिंग बूथ है, वहां पर भी इस तरह की चीज हुई और उसमें बाद में जो लोग जुड़े हुए थे उनको फिर अंदर लिया गया। उसके लिए थोड़ा सा आपस में मतभेद भी हुआ जब उन्हें रवि नैयर को वहां पहुंचना पड़ा और उन्हें दखल देना पड़ा इस बात को लेकर कि जो लोग यहाँ पर आ गए आप उनको भी लें और उनका भी प्रवेश करवाएं, तो उसके बाद उन्हें भी प्रवेश कराया गया। ऐसे ही
हवा महल में भी कुछ बूथ है, गंगापॉल का एक बूथ है, वहां पर भी इस तरह का था। और साथ ही जयपुर मॉल के बराबर एक बूथ बना हुआ है जोरावर सिंह गेट के पास, वहां पर भी इस तरह का देखने में आया। बाद में उन मतदाताओं को भी बूथ में लिया गया और वहां पे भी मतदान जारी है। क्या अनुमान है कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा मतदान, संख्या को देखते हुए जो मतदाता कतार में लगे हुए हैं अभी? लगभग अभी भी आधा घंटा माना जा सकता है। जो लोग अंदर गए हुए हैं उसमें दो बड़ी वजह बता रहे हैं। एक तो ये है कि जो मशीनें हैं वो थोड़ा स्लो चल रही हैं और थोड़ा वक्त ले रही हैं वो बीप सुनाई देने में, उसकी वजह से भी लोग कह रहे हैं कि मतदान में थोड़ा समय लग रहा है। तो लगभग आधा घंटे का समय अभी और माना जा सकता है, तब तक लगता है कि हमारा मतदान समापन हो जाएगा। लगभग 8 सवा 8 बजे के बीच जयपुर में मतदान पूरा हो जाएगा ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल ऐसा लगता है। जी, बहुत धन्यवाद आपका। जी, तो ये थे प्रिंस रूबी एवन टीवी सहयोगी, जिन्होंने बताया कि परकोटी की जयपुर शहर की जो सीटें हैं वहां पर कुछ मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर अभी भी वोटिंग जारी है, अभी भी मतदान केंद्र में लोग मौजूद हैं जिनके वोट डलने बाकी हैं और इनके क्या मायने हैं, इस पर चर्चा करने के लिए लगातार स्टूडियो में मौजूद है अनिल लोढ़ा जी। लेकिन एक और फोन कॉल पर जुड़े हैं हमारे संवाददाता शाहपुरा भीलवाड़ा से रमेश पेशवानी, जो कि वहां की जानकारी दे रहे हैं। रमेश पेशवानी, क्या कुछ अपडेट है शाहपुरा भीलवाड़ा की चुनाव को लेकर? आशीष जी, मैं बता दूं कि मतदान आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। यहां वर्तमान विधायक कैलाश मेघवाल के बगावत करने के कारण त्रिकोणात्मक संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। भाजपा से जहां लालाराम जी बैरवा और कांग्रेस से नरेंद्र कुमार रेगर मैदान में हैं, वहीं कैलाश मेघवाल ने विकास और भाईचारा के नाम पर बगावत करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ा है। आज त्रिकोणात्मक संघर्ष की स्थिति साफ दिखाई दी। जी, रमेश पेशवानी मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी सर। सिर्फ एक सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग का प्रतिबंध है, हम किसी तरह का एग्जिट पोल नहीं बता सकते। केवल ये जानना चाहता हूं कि कैलाश मेघवाल इस वक्त विधायक हैं, बरसों से भाजपा में रहे हैं, भाजपा में ही रहे, मतलब 1977 के बाद से जनता पार्टी और फिर भाजपा, वो खुद कैसा महसूस कर रहे हैं अपनी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने में? और क्या भाजपा का कार्यकर्ता उनके बगावत के बावजूद भी उनके साथ रहा? दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, क्या उनके भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ने की वजह से कांग्रेस के लोगों ने भी कहीं उनका साथ दिया है क्या? अनिल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैलाश मेघवाल भाजपा से बगावत करने के बाद अपने आप को असहज ही महसूस कर रहे हैं, क्योंकि शाहपुरा में वो यह 5वां चुनाव लड़ रहे हैं। 4 चुनाव पहले लड़े थे, 1 चुनाव उसमें से हारे थे। इस बार बगावत करने के कारण भाजपा के काफी लोगों ने उनसे दूरी बना ली, परंतु जनप्रतिनिधियों में प्रधान और सरपंच तथा नगर परिषद के पार्षद उनके साथ खुलकर खड़े रहे और विकास के नाम पर वोट मेघवाल के पक्ष में देने की अनुरोध करते रहे। तीसरे सवाल के उत्तर में यह कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के मुस्लिम समर्थक कैलाश मेघवाल को सार्वजनिक रूप से समर्थन देने की घोषणा कर चुके थे। इसके बाद भाजपा के जो प्रत्याशी हैं लालाराम बैरवा, उनके समर्थन में संघ के कार्यकर्ता खुलकर सामने आए और मुसलमान के विभिन्न संगठनों द्वारा दिए गए समर्थन पत्रों के आधार पर हिंदुत्व की विचारधारा के लोग भी एकजुट हुए हैं। जी, यह नुकसान कैलाश मेघवाल को उठाना पड़ सकता है। जी, बहुत धन्यवाद आपका। इस त्रिकोण संघर्ष में क्या होगा, उन्होंने हमसे बातचीत में एक बार कहा था, मैं 90 साल का नौजवान हूं और जीतूंगा तो 90,000 से, अगर पार्टी टिकट दे ना दे। अब पता नहीं उनका आत्मविश्वास कहां तक ले जाता है उनको। ये चुनाव के नतीजे 3 तारीख को आएंगे, तभी पता लगेगा। आपका बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए। जी, तो ये थे हमारे संवाददाता रमेश पेशवानी, शाहपुरा भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने जानकारी दी वहां के चुनाव से संबंधी और लगातार
चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी। सर, बागी इस बार कई देखे गए हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों में ही करीब 2-2 दर्जन बागी हैं जो मैदान में ताल ठोक कर उतर गए। क्या लगता है, क्या पार्टियों के कितने का समीकरण ये बिगाड़ सकते हैं? देखिए, मैं आपको 1 दर्जन करीब सीटों की जानकारी देता हूँ। लगातार एक दूसरे से सीमाएं लगी हुई है जी, लगातार सीमाएं लगी हुई ऐसी सीटों पर बगावत हुई। जी, पुष्कर डॉक्टर सी गोपाल बायती कांग्रेस के एमएलए रह चुके हैं, जी, उन्होंने बगावत कर दी। और नसीम अख्तर कांग्रेस की प्रत्याशी, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वो। जी, बीजेपी के सुरेश रावत 2 या 3 बार के एमएलए हैं, उनको फिर टिकट दिया बीजेपी ने। जी, तो ट्रेंगुलर फाइट होगी कांग्रेस के बागी की वजह से, जो पूर्व विधायक है जी, और 2 बार अजमेर उत्तर से चुनाव लड़ चुके हैं जी, कांग्रेस की टिकट पर। दोनों बार वो हारे, लेकिन पुष्कर से 1 बार विधायक रहे, तो वो अब उन्होंने बगावत करके त्रिकोण बना दिया संघर्ष को। जी, इसके बाद हम आते हैं अजमेर शहर के ऊपर। तो अजमेर शहर की उत्तर सीट पर वासुदेव देवनानी के खिलाफ बीजेपी के पार्षद ज्ञान सारस्वत ने बगावत की है। बीजेपी के काफी समर्थक पार्षद उनके साथ खड़े हो गए हैं। वहां भाजपा के बागी ने 1 सीट पर, 2 सीटें शहर की उत्तर दक्षिण उत्तर में बगावत से त्रिकोण की स्थिति पैदा कर दी है। जी, अब इसके बाद चलते हैं किशनगढ़, बगल की सीट है जी, किशनगढ़ में। वर्तमान एमएलए जो हैं वो निर्दलीय थे ही पहले से। कांग्रेस बीजेपी दोनों तरफ से चौधरी आ गए, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ना पसंद किया और वो भी त्रिकोण बना करके बैठे हैं। बगावत तो इसको अभी नहीं कहते, बगावत पिछली बार की थी उनकी, जब वो भाजपा टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय खड़े हुए थे, जीत गए थे जी, और 5 साल उन्होंने गहलोत सरकार को समर्थन दिया था और पार्टी से कांग्रेस से चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। तो बगावत तो नहीं है, लेकिन इसको पिछली बगावत की रिन्यूअल कह दें जी, कि एक बार पिछली बार बगावत कर जीते, फिर उन्होंने बगावत जी, बिल्कुल, उसी रास्ते पे चल पड़े, त्रिकोण बना दिया संघर्ष। जी। नसीराबाद में किशनगढ़ से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं। जितेंद्र, आप बात करना चाहें तो? वो इतनी सी बात है, इस बात में ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि त्रिकोण हो गया है। जी, सांसद लड़ रहे हैं वहां से चुनाव, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। जी, जिनका टिकट काटा बीजेपी ने, 65,000 वोट लाए थे, डॉक्टर विकास चौधरी, वो कांग्रेस में चले गए, वहां से चुनाव लड़ चुके। जी, 2 चौधरियों के बीच में फिर से रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं सुरेश टांक, निर्दलीय विधायक वर्तमान। अब ये तो हम चर्चा कर नहीं सकते कि किसका जोर रहा और बिल्कुल। किसकी क्या, बिल्कुल, समीकरण यही है। जी, अब नसीराबाद चलते हैं। जी, तो नसीराबाद में हम देख रहे हैं कि शिवराज सिंह पलाड़ा, जी, भंवर सिंह पलाड़ा के बेटे, जी, वो खड़े हो गए और बीजेपी में वापस नहीं लिया गया भंवर सिंह पलाड़ा को, क्योंकि उनकी वाइफ जिला प्रमुख बन गई थी, सुशील कुमार पलाड़ा, बीजेपी से बगावत करके, तो इसलिए उनको बीजेपी ने टिकट नहीं देना पसंद किया। तो वहां भी बीजेपी और कांग्रेस के 2 उम्मीदवार हैं, जी, उसके बीच में शिवराज सिंह पलाड़ा ने त्रिकोण बना दिया। जी, फिर इसके बाद चलते हैं मसूदा। जी, तो वहां पर जो सचिन सांकला है, कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, जी, वाजी चीता कांग्रेस टिकट मांग रहे थे, इन दोनों ने बगावत कर दी। जी, वाजी चीता के पास चीता मेहरात के इलाके के वोट हैं, सचिन सांकला के साथ में चूंकि हनुमान बेनीवाल की पार्टी खड़े, इसलिए जाट का समर्थन भी मिल गया, खुद वैश्य वर्ग से आते हैं। तो त्रिकोण कहें चतुष्कोणी कहें, अगर वाजी चीता सारे वोट ले आते हैं, चीता मेहरा के 30,000 के आसपास होते हैं, जो पहले एक बार 22,000 ला चुके हैं, जी, तो चतुष्कोणी हो जाए मुकाबला, वरना त्रिकोणी तो है ही, ऐसा लगता है। जी, तो वहां फिर कांग्रेस के बागी ने त्रिकोणी बना दिया, फिर इसके बाद में या चतुष्कोणी बना दिया, 2 बागियों ने मिलकर। आगे इससे लगी हुई सीट है आसीन, जी, तो वहां पर धनराज गुर्जर ने, बीजेपी के प्रत्याशी ने, टिकट दावेदार ने बगावत कर दी, आरएलपी से खड़े हो गए और आरएलपी से खड़े होकर के, चूंकि खुद आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष संयोजक चंद्रशेखर उनकी वो करने आए, कंपेनिंग करने आए, हनुमान बेनीवाल कंपेनिंग करने आए, और जय भीम और जय तेजा जी के नारों के बीच में जय देवनारायण महाराज गुर्जर खुद हैं, जी, तो वो भी एक त्रिकोण बना रहे हैं। उसके आगे शाहपुरा में कैलाश मेघवाल ने त्रिकोण बना दिया। भीलवाड़ा में अशोक कोठारी को लेकर जो आरएसएस के लोगों ने और विश्व हिंदू परिषद के कट्टर लोगों ने, हिंदुवादी लोगों ने बगावत की, जी, तो बीजेपी डिवाइड हो गई वर्टिकली और वहां पे त्रिकोण संघर्ष हो गया। इसके आगे चंद्रभान सिंह आक्या, जो बीजेपी के वर्तमान विधायक हैं, उनका टिकट काट के नरपत सिंह राजवी को जयपुर से, विजयनगर से वहां भेजा गया। पहले वहां से एमएलए रह चुके हैं नरपत सिंह राजवी, वहां आक्या ने बगावत कर दी, वहां त्रिकोण संघर्ष हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, लगातार त्रिकोण संघर्ष। वल्लभनगर में जनता सेना है, बीजेपी से कभी अलग हुए व्यक्ति ने बना रखी, रणधीर सिंह ने, वहां की भिंडर के महाराजा परिवार से हैं, जी, तो उनकी पत्नी लड़ रही है, तो वहां भी त्रिकोण संघर्ष हो गया। बीजेपी चाहती तो 1 सीट जनता सेना को देती, तो क्योंकि बीजेपी अपना उम्मीदवार नहीं था, वो भी पिछली बार रालोपा से लड़े हुए डांगी को लेकर आई है और उनको चुनाव लड़ाई, तो इससे अच्छा बेहतर था कि अपने पुराने कार्यकर्ता को वो
जनता सेना के साथ एक सीट बांट लेती तो वो डायरेक्ट फाइट होती, बेहतर स्थिति होती बीजेपी के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी लगातार सीटें हैं जिनमें कि हम देख रहे हैं लगातार इस पार्टी के बागी ने या उस पार्टी के बागी ने त्रिकोण बना दिया है जी। अब त्रिकोण जिसका जो बना रहा है वो खुद जीत रहा है या अपनी पार्टी को हरा रहा है या कोई जातीय आधार पर ऐसे वोट बांट रहा है जो खुद की पार्टी को नहीं नुकसान पहुंचा के सामने वाली पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं जी। ये देखने वाली बात होगी। इसकी समीक्षा उस दिन करेंगे जिस दिन नतीजा आएगा, तब हम खुल के बता पाएंगे। आज हम चुनाव आयोग की पाबंदी से बंधे हुए हैं कि एग्जिट पोल या चुनाव में जीत हार के संकेत नहीं दे सकते, इसलिए हम उन बातों को आज जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी कई जगह पर ऐसे जेजेपी ने दातारामगढ़ में रीटा सिंह को टिकट दिया। रीटा सिंह वर्तमान विधायक की पत्नी है, और पति पत्नी आमने सामने है। पति वीरेंद्र सिंह चौधरी जी खुद एमएलए हैं, 7 बार उनके पिताजी एमएलए रहे हुए हैं। और रीटा सिंह के लिए कहें तो खुद जिला प्रमुख रही है, उनके ससुर 7 बार एमएलए रहे हैं। जी। तो वो 7 बार रहे हुए व्यक्ति, एमएलए रहे हुए व्यक्ति के बेटे और बहू आपस में लड़ रहे हैं। और वहीं से एक बार एमएलए रहे हुए कॉमरेड अमराराम चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो वहां भी चतुष्कोणीय हो गया चुनाव। बीजेपी ने नए व्यक्ति को उतारा है, कुमावत को उतारा है जी। तो इस तरह त्रिकोण हो गया। फतेहपुर शेखावटी में वहां जेजेपी ने फिर नंदकिशोर मौर्य को टिकट दिया है। ऐसी कई सीटों पर, या पृथ्वी मील चुनाव लड़ रहे सूरतगढ़ में, कई सीटों पर त्रिकोणीय चतुष्कोणीय संघर्ष ऐसे हुए हैं। और जैसे ये यहीं पे शाहपुरा में ले लें, उपेन्द्र यादव को बीजेपी ने उतारा जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं जी। और कांग्रेस ने मनीष यादव को उतारा। और इसके बीच में आलोक बेनीवाल वर्तमान विधायक जी। जो पिछली बार चुनाव निर्दलीय जीत कर आए थे कांग्रेस को हराकर, वो निर्दलीय फिर लड़ रहे हैं। और ऐसे ही सुनने में आ रहा है कि मुख्य टक्कर कांग्रेस और आलोक बेनीवाल के बीच ही है। तो अब ये पता लगेगा, लेकिन ऐसी कई त्रिकोण संघर्ष की परिस्थितियां पूरे प्रदेश में बनी है जिनकी वजह से ये पार्टी घाटे में या वो पार्टी घाटे में या त्रिकोण बनाने वाला व्यक्ति जीत के रास्ता बना रहा है जी। इसलिए मैंने पहले भी आकलन किया था, पिछली बार 200 में से 26 सीटें थी जी। 13 निर्दलीय, 6 बीएसपी 19 जी। 3 रालोपा हनुमान बेनीवाल पार्टी 22, 2 सीपीएम 24 और 2 बीटीपी 26। एक सीट थी सुभाषगढ़ की, वो अजीत सिंह की पार्टी की थी, लोकदल की। वो हम इसलिए काउंट नहीं करते कि वो कांग्रेस के साथ अलायंस में लड़े थे। तो 26 एमएलए थर्ड फोर्स के थे पिछली बार जी। मेरा मानना है कि इस बार भी कम से कम 25 और अधिकतम 30 एमएलए ऐसे होंगे जो इन अलग अलग पार्टियों से जीत के आएंगे, निर्दलीय जीत के आएंगे। तो 170 सीटें दोनों पार्टियों में बटेगी, ऐसी संभावना मुझे लग रही है। अब 170 में क्या कोई पार्टी इतना खराब प्रदर्शन करेगी कि वो 60 तक सिमट जाएगी और 110 दूसरी पार्टी की आ जाएगी, ये देखने वाली बात होगी जिस दिन 3 तारीख को चुनाव का नतीजा आएगा। जी बिल्कुल। लोकतंत्र के इस महापर्व के महा कवरेज में लगातार चर्चा का दौर जारी है। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए A1 TV।